ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि यूरोप में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। मुख्तलिफ मुल्कों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। फ्रांस में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,80,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका ने भी आयरलैंड के साथ वनडे सीरीज मनसूख कर दी। आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार कर दिया कि ओमिक्रॉन से अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है और सेहत का निज़ाम दबाव का शिकार हो सकता है। उनका फैलाव संगीन होने लगा। न्यू ईयर की तकरीबात महदूद होने का खदशा। फ्रांस में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,80,000 नए केसेस रिपोर्ट। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने मेल जोल महदूद करने की पाबंदियां लगा दी। इंग्लैंड में भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जनवरी में मजीद पाबंदियों का इम्कान। जर्मनी में निजी तकारीब सिर्फ वैक्सीन शुदा 10 अफराद तक महदूद कर दी गयी। फिनलैंड में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में इज्तिमात पर पाबंदी और निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत होगी। बांग्लादेश में बूस्टर वैक्सीन का आगाज कर दिया गया। अमेरिका ने खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद अमेरिका और आयरलैंड की वनडे सीरीज मनसूख कर दी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा है, जिससे सेहत के निजाम और दीगर जरूरी सर्विसेज पर दबाव बढ़ सकता है। आलमगीर वबा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तान में 27 दिसंबर तक ओमिक्रॉन के 75 मरीज सामने आ गए। वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। मुतासरा मरीजों का कर दिया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक कराची में 33, इस्लामाबाद में 17, लाहौर में 13 ओमिक्रॉन केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मोहलिक वबा से मरने वालों की तादाद 28,918 हो गई। मुल्क में एक दिन के दौरान 39,739 टेस्ट किए, जिनमें से 348 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटे में कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 0.87% रही। 648 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। और अब बात करेंगे गहरी धुंध की, जिसने हर मंजर को धुंधला दिया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट को महमूद बूटी से मुरीद के तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखपुरा तक और मोटरवे M5 से तिरंडा मोहम्मद सना तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का भी मशवरा दे दिया। और कराची वाले तैयारी पकड़ लें। आज शाम से साइबेरियन हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। कराची में ठंड बढ़ जाएगी। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ अजला में मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद सर्द मौसम की पेशगोई कर दी। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मरी, वादी ज़ियारत, लोअर दीर, नारान और कागान में भी यख बस्ता हवाएं बरकरार रहेंगी। बलोचिस्तान भी सर्द मौसम के ज़ेर असर है। कोयटा, कल्लात में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत से का सिस्टम रुखसत हो गया। ताहम सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा हफ्ते हल्की बारिश की नवीद सुना दी। पंजाब में खुश्क और सर्द मौसम का राज। खिते पोठोहार में कोहर पड़ने का इम्कान है। और अब बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से, जो अपने साथ महंगाई लेकर आने वाला है। वफाकी हुकूमत का एक मरतबा फिर IMF के सामने घुटने टेकने का फैसला। शराइत मुकम्मल अमल दरामद के लिए रजामंद। मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बजट में मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मेकअप का सामान भी मिनी बजट के बाद महंगा होने का इम्कान। IMF शराइत के तहत 350 अरब रुपए की टैक्स छूट और रियायत और मराद खत्म हो जाएंगी। मिनी बजट आएगा, महंगाई लाएगा। वफाकी हुकूमत ने IMF के सामने एक बार फिर घुटने की शराइत पर अमल दरामद के लिए रजामंद। बजट में मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक्ड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। मेकअप के सामान पर भी मिनी बजट के बाद महंगाई का तूफान आने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि IMF शराइत के तहत छठे शेड्यूल के खात्मे से 350 अरब रुपए की टैक्स छूट और रियायत और मराद खत्म हो जाएंगी। 8वें और 9वें शेड्यूल में दी गई टैक्स छूट में भी तरमीम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जुमेरात को दोबारा बुलाने का फैसला किया गया है। काबीना 350 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद अगले रोज मिनी बजट कौमी असम्बली के इजलास में होगा। अपोजिशन और इत्तेहादियों के एतराज़ात और खदशात के बाइस मंगल को होने वाला काबीना का इजलास मौखर करना पड़ा था। ज़राए का ये बताना है कि मिनी बजट से लाइल्म होने पर इत्तेहादी वज़रा ने एतराज़ उठा दिया।
इत्तेहादी जमात के वजीर ने कहा कि पहले हमें बताएं तो सही बिल में है क्या। हर बार सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ले ली जाती है जो दुरुस्त नहीं। MQM वज़रा ने कहा कि आप हमें दिखाएंगे तो तब ही अपना इनपुट देंगे। मिनी बजट नहीं, बजट में एडजस्टमेंट की जाएगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वजाहत कर दी। कहा मिनी बजट आम आदमी पर असरअंदाज नहीं होगा। ऑपोजिशन को पोजीशन को कुछ नहीं पता। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पाकिस्तान के साथ हाथ कर गए। IMF ना जाती तो नताइज भुगतना पड़ते। देखें, ये मिनी बजट शजट नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स हैं जो पिछला बिल है उसमें, और उसके ज़ाहिर है IMF जो नवाज यहाँ पे ये जो नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान के साथ कर गए हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो आप कह दें IMF नहीं लेते तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंस। आपने IMF में जाना है, उसमें ये जो मैं देखता हूँ ये शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं। और मिनी बजट के क्या असरात होंगे इसी बारे में बात करेंगे। नौमान अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। नौमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि फवाद चौधरी की जानिब से जो ये दावा किया जा रहा है कि ये मिनी बजट नहीं है, एडजस्टमेंट है, आम आदमी इससे मुतासिर नहीं होगा, आप क्या समझते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आम आदमी के मुतासिर होने का जहाँ तक ताल्लुक है वो तुम्हें पता चलेगा जब इसकी डिटेल्स हमारे सामने आएंगे। अभी आपने खुद कहा कि इत्तेहादी जमातों के भी इल्म में नहीं है कि इसका मिनी बजट की डिटेल्स क्या हैं। जहाँ तक इसके मिनी बजट होने का ताल्लुक है या टैक्स बजट में जो ओरिजिनल बजट आया था उसके एडजस्टमेंट का ताल्लुक है, देखिए मिनी बजट को इकोनॉमिक्स से फाइनेंस की बुक की टर्मिनोलॉजी तो है नहीं। मिनी बजट को कहा ही उस वक्त जाता है कि आप गवर्नमेंट जब अपने बजटरी एक्सपेंडिचर में उसके टारगेट्स में एडजस्टमेंट करती है तो उसी को मिनी बजट कहा जाता है। आम आदमी पर जहाँ तक इम्पैक्ट का ताल्लुक है तो देखें, किसी भी किस्म का बजट जब आता है या कोई नए टैक्सेस लगाए जाते हैं तो वो 3 स्टेज पर लगाए जाते हैं। या तो इम्पोर्ट्स पर लगाए जाते हैं, प्रोडक्शन पर लगाए जाते हैं, या कंजम्पशन और सेल के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर जब प्रोड्यूसर या इम्पोर्टर जब किसी सेल टैक्स की एग्जम्पशन को विड्रॉ किया जाता है या कोई नया टैक्स लगाया जाता है तो ज़ाहिर है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है और उसने वो कॉस्ट को जो है आवाम पर ट्रांसफ़र करना है तो ऑटोमेटिकली इवेंचुअली तो पैसा आवाम की जेब से ही निकलेगा और इकॉनमी के अंदर से ही जाएगा। ज़ाहिर टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो प्रोड्यूसर या इम्पोर्टर है वो अपनी जेब से तो देगा नहीं। लेकिन इसमें साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी मार्केट्स आज भी जो हैं वो अंडर इनवॉइस और स्मगल गुड्स से जो है फ्लडेड हैं, लो मार्केटें भरी पड़ी हैं। तो सिर्फ मिनी बजट टैक्स लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि उन पे टैक्स लगाया जाता है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो साथ साथ ये भी करना होगा जो स्मगलिंग है, जो अंडर इनवॉइसिंग है, जो मार्केट्स आपकी इंपोर्टेड गुड्स से भरी हुई हैं जिसकी पेमेंट्स हवाला और हुंडी से की जाती है, उसको भी बहुत सख्त करना होगा। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो होगा नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है जो लोग ऑलरेडी टैक्स डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर हैं उन पे तो मजीद टैक्स बढ़ाते रहेंगे और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उस पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो अब नुमान साहब, ये जो टैक्स नेट बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं तो इसको बढ़ाया किस तरह जा सकता है? जिस तबके का आपने जिक्र किया वो तो इस वक्त टैक्स नेट में मौजूद नहीं है। देखिए, टैक्स में बढ़ाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए सिर्फ आप अपने कागजी कार्रवाई या टैक्स रेट बढ़ाने से काम नहीं चलता। इसके लिए FBR है या दीगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने लोकल मार्केट्स के अंदर जाके जहाँ पे ये चीज़ें बिक रही होती हैं वहाँ से उसकी सप्लाई चेन या वैल्यू चेन को जो है वो ट्रेस करना होता है। अभी आपने देखा होगा कल जो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है जिसकी बुनियाद में भी कोर के तौर पर इकनॉमिक सिक्योरिटी का रखा गया। इकनॉमिक सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी का वजह ये होती है कि वो माशी अवामिल, वो माशी मामला हमारी कौमी सलामती से, कौमी खुदमुख्तारी से इंतहाई गहरा ताल्लुक होता है। आप देखें ना, पाकिस्तान को बार बार IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं। डॉलर्स क्यों ख़त्म होते हैं? उसकी वो 2 वजूहात हैं कि हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और माजी में हमने देखा कि माजी में हमारे पास बेतहाशा मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। तो चुनाचे बात यह है कि अगर हमने जो आज से 20-25 सालों में या कितने भी सालों में जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है या बेतहाशा इंपोर्ट्स की हैं, उसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है आपके ख़जाने पर आना ही ना, किसी न तो पे करना ही है। आप रेमिटेंसेस से कितना कवर कर लेंगे? टूरिज़्म आपके पास वैसे ही मिनिमल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास वैसे ही मिनिमल है। चुनाचे ज़रूरी हो जाता है कि ये टैक्स नेट बढ़ाना हो, इंपोर्ट्स को कवर करना हो या हुंडी हवाले के मामला को कवर करना हो, उसको एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर लिया जाए और इसी चीज़ को कल कवर किया गया। अच्छी चीज़ ये है कि जो ये लॉन्ग टर्म इकनॉमिक सिक्योरिटी की बात की जा
जा रही है, कम से कम उसकी जानिब पहला कदम बढ़ा दिया गया है। अगर इसको सही माने में इम्प्लीमेंट किया गया और ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि वाकई पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जा सके, माशी सलामती को इंश्योर किया जा सके, तो आपको बार बार IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वरना जब तक आप जो है अपने फंडामेंटल्स को, अपने घर के मामलात को, यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हर चंद अरसे बाद आप IMF के पास खड़े होंगे। आप देखें ना, 20वां या 22वां प्रोग्राम है जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं। कभी हम IMF का प्रोग्राम पूरा करते हैं, कभी हम पूरा नहीं करते, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? इस साल का भी जो आपका बजट डेफिसिट है, पहले 5 महीने का तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो $7 अरब के आसपास है। अगर आप साल जो है तकरीबन 14 या $16 अरब पे ख़त्म करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा या आलमी इदारों के पास जाना पड़ेगा, और वो आपको ओके करेंगे तभी आपको। और देखिए, IMF के पास जाने का मकसद सिर्फ IMF से पैसे लेना नहीं होता, बल्कि IMF जब तक ओके नहीं करता, आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी फंडिंग नहीं मिलती ना। आपको कौन फंडिंग देगा अगर IMF ओके नहीं करेगा, या IMF कम से कम ये नहीं करेगा कि हम जो है गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है, इनकी जो माशी सूरत हाल है, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो इकनॉमिक फंडामेंटल्स है ना, जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारे माशरे की, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है। आप ये देखेंगे, पाकिस्तान में आपने कई मरतबा एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात सुनी होगी कि एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है कंट्री की, नहीं कभी भी आपने कोई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी के बारे में नहीं सुना होगा कि अगर आज हम $8 अरब का फूड इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले साल पाकिस्तान ने किया था, 2021 में पाकिस्तान ने $8 अरब का फूड इंपोर्ट किया था। अब एक तरफ हम कहें कि हम ज़रूरी तौर पर खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम ज़रूरी मुल्क हैं फलाना, लेकिन इसका मतलब है कि अगर हम $8 अरब का फूड साल का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ज़रूरी तौर पर ज़रूरी खुद मुख्तारी हमारे पास हासिल नहीं है। इस साल के पहले 5 महीनों में हमने तकरीबन $5 अरब का फूड इंपोर्ट किया है। तो नौमान साहब, ये फरमाइएगा कि इस सब पर काबू पाने के लिए किस किस्म की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है अब? देखें, अगर आप उसूली तौर पर बात करें ना, तो वो तो ये है कि कल जो ये नेशनल पॉलिसी, और ये एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप की गई है, इसमें इकनॉमिक सिक्योरिटी को उसकी बुनियाद के तौर पर रखा गया है। हम इकनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इकनॉमिक प्लानिंग का ही एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है कि वो चीज़ें, वो मामला जिससे हमारी माशी खुद मुख्तारी, ये हमारी माशी डिसीजन मेकिंग, यानी वो मामला जिसका गवर्नमेंट आज देखें ना, गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है सारी IMF के दबाव में कर रही है ना, कोई खुशी से तो नहीं कर रही है। मजबूरी IMF से नेगोशिएट किया, IMF ने मना कर दिया, कहा कि भाई पैसे चाहिए तो ये फैसले करके आओ, ये बिल जो है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है, टैक्स लगाना है, फलाना आप ये करके आए, अगर आप करके नहीं आएंगे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना जी। और ये पैसे IMF पैसे नहीं देगा आपको, इंटरनेशनल मार्केट से ही पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब कि ये हमारी माशी खुद मुख्तार नहीं है ना, माशी तौर पर हम खुद मुख्तार नहीं है। और माशी तौर पर खुद मुख्तार इसके लिए नहीं है कि हमारी अयाशियाँ बहसियत कम खत्म नहीं होती, हम जो है बेतहाशा इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। आम आदमी को भी इम्पोर्टेड आइटम चाहिए होता है। तो जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, देखिए 23 करोड़ आबादी का मुल्क जो है। नुमान साहब, ये भी बताइएगा कि मिनी बजट आने के बाद क्या मजीद डिवैल्यू होगा रुपया? देखिए, मिनी बजट के बाद तो हम डिवैल्यू नहीं कह सकते ना कि मिनी बजट आने के बाद डिवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मिनी बजट आने के बाद जाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी। तो अभी आपने स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को, डिमांड को हम कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से इंपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा और उससे जाहिर है कि डिवैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मिनी बजट के आने की वजह से जो है रुपये में डिवैल्यूएशन आएगी। हाँ, महंगाई पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल माजिद साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।